Assalamu alaikum, dear student. How are you? I hope all of you should be very fine and having a very healthy life. आज के कभी हमने सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे ऑनलाइन क्लास लेंगे, लेकिन कोरोना की इस पेंडेमिक कंडीशन की वजह से हम लोग ऐसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. आई होप ये हमारी एक फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हैं कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं. इसीलिए इस क्लास के दौरान या इस लेक्चर के बीच में अगर आपको किसी किस्म की या किसी टॉपिक पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं कि किस पॉइंट में आपको समझ आई है या किस चीज़ में आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है, शिज़ोफ्रेनिया के बेसिक सिम्टम्स क्या हैं, उसके बेसिक डिलीजन्स क्या हैं कि डिलीजन क्या है जो उसका बेसिक सिम्टम है. सेकंड उसका सिम्टम है हेलुसिनेशन. हमने डिटेल से पढ़ा कि हेलुसिनेशंस क्या है, किस किस किस्म के हेलुसिनेशन हम फेस करते हैं, जो शिज़ोफ्रेनिक हैं वो लोग फेस करते हैं और क्या है. आज भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. आज का जो हमारा उसमें हम पढ़ेंगे कि शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या है और उसके अलावा डियूनल डिसऑर्डर क्या है, उनके डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या हैं, उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है. उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि जो शिज़ोफ्रेनिया है उसका बेसिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है. उसके अलावा शिज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर्स क्या है, उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है. इसके अलावा पढ़ेंगे सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं और उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है. उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है. उसके अलावा हम पढ़ेंगे कैटाटोनिया क्या है और कैटाटोनिया एसोसिएटेड विद अनदर मेंटल डिसऑर्डर्स, ये हम पढ़ेंगे. उसके अलावा हमने कैटाटोनिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन आज की क्लास में हमने ये पढ़ना है. याद रखिए कि अभी तक हम जो भी शिज़ोफ्रेनिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं कि कैसे हम शिज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस्ट कर सकते हैं, ये हम DSM-5 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि DSM के डिफरेंट एडिशन्स आ चुके हैं और लेटेस्ट एडिशन DSM-5 है और हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं. तो फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में हमने लिखा है कि शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है. जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में आता है और इसको हम नेक्स्ट जब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसको हम वहीं डिटेल में पढ़ेंगे. सिर्फ आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि पढ़ेंगे हम बाद में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के साथ, तो आज इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है. तो मैं आपको बता दूं कि आज इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर भी हेलुसिनेशंस और डिलीजन्स पाए जाते हैं जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया में पाए जाते हैं, लेकिन उसके टाइम पीरियड्स की वजह से और एपिसोड की सेवेरिटी की बुनियाद के ऊपर उसको शिज़ोफ्रेनिया में नहीं रखा जिसको जबकि उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रखा गया है. हाँ, क्योंकि उसमें एपिसोड्स क्योंकि उनमें डिलूजन और हेलुसिनेशंस पाए जाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस बुनियाद की वजह से उसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन पाए जाते हैं. आगे हम पढ़ेंगे डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है. अगर आप अपनी स्लाइड को गौर करें तो उसके ऊपर डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ 297.1 लिखा हुआ है. ये अगर हम DSM-5 को आप खुद स्टडी करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि उसमें कोड्स ये दी हुई हैं. तो फर्स्ट डिलीजनल डिसऑर्डर में एक शख्स में एक या एक से ज़्यादा डिलीजन्स पाए जाते हैं और अगर उसको एक या एक से ज़्यादा मंथ है तो भी है. इसके अलावा अगर हेलुसिनेशन पाए जाते हैं जैसे कोई इंसेक्ट को इन्हें तंग कर रहा है, क्योंकि इसमें हेलुसिनेशन पाया जाता है लेकिन सेंसेशन इन्वॉल्व है, डैट्स वाई ये फिर भी डिलीजनल डिसऑर्डर में आता है. इसके अलावा अगर किसी शख्स में मैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड पाई जाती है, इसके अलावा OCD ऑब्सेशंस पाए जाते हैं तो भी वो डिलीजनल डिसऑर्डर में आता है अगर कोई मैनिक एपिसोड है या डिप्रेसिव एपिसोड है. इसके अलावा कोई भी उसकी बेशक उसके बिहेवियर में बाजारी नस नहीं
ही बाजारी बिहेवियर नहीं है, ना ही कोई और थिंकिंग है, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे डिलीजन्स पाए जाते हैं, उनके कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो भी ये यूनिलर डिसऑर्डर्स में आते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट और डिसऑर्डर के पाए जाते हैं। आगे से डिलिनर डिसऑर्डर की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें इरोटोमाइन टाइप है, ग्रैंडियोस टाइप है, जियस टाइप है, प्रोसिक्यूटिव टाइप है, सोमैटिक टाइप है, अनस्पेसिफाइड टाइप है। सबसे पहले हम इरोटोमाइन टाइप पे आते हैं। तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई शख्स, कोई इंडिविजुअल, कोई और शख्स है जो कि उनके इश्क में मुब्तला है, बहुत उसको पसंद कर रहा है। ग्रैंडियोस टाइप में होता है कि उनके इनसाइट में कोई ऐसे हिडन टैलेंट है जो किसी और शख्स में पाए नहीं जाते। जियस टाइप में होता है कि जैसे कि उनका जो लव वन है वो उनके साथ अनफेथफुल है, जैसे कि अक्सर लोग अपनी बीवी पे या स्पाउस पे शक करते हैं। उसके प्रोसिक्यूटरी टाइप पे होता है कि लोग उनको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं इस तरह से, या उनको कोई फॉलो कर रहा है। सोमैटिक टाइप में होता है कि जैसे उनकी बॉडी में कुछ अजीब से सेंसेशन पाए जाते हैं और कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस उनमें आ रहा है, जैसे कि समटाइम लोगों को लगता है कि उनका कोई बॉडी पार्ट ही ख़त्म हो गया या कोई बॉडी पार्ट उनका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। उसके बाद है अनस्पेसिफाइड में, तो ये ऐसी सब टाइप है जिसमें उनके डिलिनर बिलीव होते हैं, वो बहुत से डिफरेंट मल्टीपल टाइप ऑफ बिलीव उनमें डोमिनेंट हो जाते हैं। उनमें कोई एक, उनमें समटाइम ग्रैंडियोस भी आज के आए टाइप आ जाते हैं, समटाइम उनमें परसिक्यूटरी डिलीजन्स। लास्ट पॉइंट पे हमने पढ़ा कि जो बिज़ार बिहेवियर है वो क्या होता है, यानी कि ऑड थिंकिंग क्या होती है। तो समटाइम ऐसे डिलीजन्स पाए जाते हैं, उनकी एक्सट्रीमली ऑड थिंकिंग हो जाती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे कि बाज़-औक़ात कुछ लोग ऐसे बिलीव करते हैं जैसे कि जैसे उनका कोई इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि उनका हार्ट या लंग्स, कोई इंटरनल बॉडी ऑर्गन किसी एक अननोन इंसान है जिसका कोई रियलिटी प्रूफ नहीं है, वो निकाल दिया गया है, या किसी शख्स ने उनकी मेमोरी लॉस कर दी है, या उनका पास्ट किसी ने एक तरह से रिमूव कर दिया है। इस किस्म के उनके ऑड थिंकिंग पाई जाती है, जो कि स्पेसिफाई करता है कि ये उनका बाजार या ऑड कंटेंट है उनके डिलीजन्स में। अब जैसे कि हमने लास्ट में हमने उनका जो DSM के क्राइटेरिया पाया कि अगर उनके डिलीजन्स में ऐसा कोई ऑड थिंकिंग नहीं भी है तो भी वो डिलीजन में आते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफाई किया जाता है कि जब हम बात करते हैं कि स्पेसिफाई ऑड या जो है बिज़ार कंटेंट है, उनसे मुराद क्या है। ठीक है, जैसे कि अक्सर लोगों को लगता है कि जैसे कि उनकी मेमोरी किसी ने लॉस कर दी है, या उनका कोई बॉडी पार्ट किसी ने निकाल दिया गया है, या वो किसी बड़ी बीमारी। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या उसके स्पेसिफाई कैसे करेंगे डिफरेंट एपिसोड्स के, कि 1 ईयर ड्यूरेशन को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो 1 ईयर ड्यूरेशन को हम 2 पार्ट्स में स्पेसिफाई कहते हैं, एक को हम फर्स्ट एपिसोड कहते हैं और सेकंड को हम मल्टीपल एपिसोड्स कहते हैं। फर्स्ट एपिसोड में बेसिकली उस टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीट किया जाता है कि एक डिसऑर्डर के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि 1 माह या 1 माह से ज़्यादा एक डिलीजन या एक डिलीजन से ज़्यादा पाया जाता है, तो ये वो टाइम ड्यूरेशन है। फर्स्ट एपिसोड बेसिकली वो उस टाइम से कहते हैं, उस टाइम को कहा जाता है जिस टाइम से पहले कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या सिम्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो उसका फर्स्ट एपिसोड होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक या एक से ज़्यादा डिलीजन्स के साथ उन्होंने 1 माह या 1 माह का से ज़्यादा का टाइम मुकम्मल कर लिया है और उससे पहले कोई उस डिसऑर्डर की हिस्ट्री मौजूद नहीं थी, तो हम इसको फर्स्ट एपिसोड करेंगे। जबकि मल्टीपल एपिसोड में ये होता है कि मल्टीपल एपिसोड में एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाते हैं और वो गिवन टाइम पीरियड को कंप्लीट कर चुके होते हैं और उसके अंदर डिफरेंट सिम्टम को और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को वो कंप्लीट कर चुके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस डिसऑर्डर को, डियूनल डिसऑर्डर की सवेरिटी को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि वो क्या स्पेसिफिकेशन है जिनकी बेसिस में हम देखेंगे कि क्या सवेरिटी है। तो उसमें ये होता है कि सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस, यानी कि जो साइकोसिस के सिम्टम्स उसमें मौजूद होते हैं उनकी क्वांटिटेटिव असेसमेंट की जाती है। क्वांटिटेटिव असेसमेंट में देखा जाता है कि वो कितने टाइम से है और कितना एरिया ऑफ लाइफ को उसने इफ़ेक्ट किया है, यानी कि इसमें इंक्लूड होते हैं डिलीजन्स भी होते हैं, हेलुसिनेशन होते हैं, डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी होती है, एबनॉर्मल साइकोमोटर बिहेवियर भी होता है और नेगेटिव सिम्टम्स भी मौजूद होते हैं। इसको डिफरेंट स्केल्स पे मेजर किया जाता है, उनकी क्वांटिटेटिव असेसमेंट की जाती है कि फॉर एग्जांपल कि इन 5 में से कौन से सिम्टम्स हैं, कितने टाइम तक मौजूद हैं, कितने एरियाज को अफेक्ट किए हुए हैं और कब किस हद तक वो
आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया है, यानी कि उसका टाइम पीरियड क्या है, यानी कि 1 माह से हैं, 2 माह से हैं, 3 माह से हैं, 2 सिम्टम्स हैं, 3 हैं, 4 हैं। इसलिए 0 to 5 पॉइंट का एक स्केल लिया जाता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो भी सिम्टम्स हैं वो पाए जा रहे हैं, यानी कि तमाम सिम्टम्स 4 सिम्टम पाए जा रहे हैं या आगे हम पढ़ेंगे कि शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर क्या होते हैं। शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर का क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। इसमें यह है कि अगर किसी शख्स के अंदर डिल्यूजन, हेलुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज स्पीच पाई जाती है, इसके अलावा ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर पाया जाता है, इसके अलावा उसकी डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन है, और इनका टाइम पीरियड, ये जितने मैंने अभी आपके सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, ये 2 सिम्टम्स पाए जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर वो 1 माह के दौरान पाए जाते हैं तो इट मीन्स कि ये पहला क्राइटेरिया ए को फुलफिल कर। इसके अलावा अगर किसी शख्स के अंदर एक एपिसोड पाई जाती है जिसका 1 मंथ है और वो 6 माह से कम है, तो चाहे डायग्नोसिस के बाद उसमें कोई रिकवरी हुई है या नहीं हुई, रिकवरी नहीं हुई, विदाउट एनी रिकवरी, तो इट शुड बी क्वालिफाइड एज अ प्रोविजनल, तो हम इसे प्रोविजनल कहते हैं। इसके अलावा सी में हम अगर सी पॉइंट पाते हैं तो शिज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर, इनमें क्या होता है, डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद बाइपोलर डिसऑर्डर पाए जाते हैं जिनकी साइकोटिक फीचर होती हैं। उसके अलावा मेजर डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड्स भी पाए जाती हैं। इनकी एक्टिव फेसेस दी जाती हैं अगर इनकी 2 एक्टिव फेसेस हैं तो। आगे हम पढ़ेंगे शिज़ोफ्रेनिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। शिज़ोफ्रेनिया में जैसे हमने पढ़ा कि 2, जिसमें डिलीजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज एंड कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम, डिमिनिश इमोशनल एक्सप्रेशन मौजूद हैं, 2 और मोर देन 2 हैं सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो शिज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया ये अकॉर्डिंग टू DSM-5 मीट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर उसकी डिस्टर्बेंस लेवल को चेक किया जाता है कि उसके मेजर लाइफ के एरियाज़ को, सच एज वर्क, इंटरपर्सनल रिलेशंस, सेल्फ केयर, मार्कली, कि उनको कैसे उन्होंने इन जो मेजर एरिया ऑफ लाइफ है इनको कैसे डिस्टर्ब किया, जिसमें इंटरपर्सनल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग आती है। शिज़ोफ्रेनिया के डिलीजन में कंटिन्यू पाई जाती है और वो 6 माह तक मसलसल उसी फेज़ में रहते हैं, और जिसकी वजह से उनके ऑड बिलीफ होते हैं, अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो भी वो क्राइटेरिया सी को मीट कर रहे हैं। इसके अलावा शिज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर जिसमें बाइपोलर एपिसोड्स यानी कि मैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड पाए जाती हैं उनको भी मीट कर। आज हम पढ़ेंगे शिज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर क्या और उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। अब शिज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर का क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू DSM-5। शिज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर में ये होता है कि लोगों के अंदर डिफरेंट बाइपोलर मूड एपिसोड्स पाई जाती हैं जिनके अंदर डिप्रेसिव एपिसोड भी पाए जाती हैं और मैनिक एपिसोड भी पाए जाती हैं। इसके अलावा डिलीजन और हेलुसिनेशन फॉर 2 और मोर वीक, यानी कि 2 वीक या 2 वीक से ज़्यादा हो सकती है। उसमें एब्सेंस ऑफ मेजर मूड एपिसोड, जैसे कि या तो बहुत डिप्रेशन एपिसोड्स हैं या उसमें उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे मूड जो स्विंग्स है उसके पीछे कोई उनका जो टाइम पीरियड है उसका काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन है उसके, तो हम कहेंगे कि इस क्राइटेरिया को शिज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को मूड कर जाती है। इसके अलावा अगर हम DSM-5 को पढ़ें तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, द डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द इफेक्टिव ऑफ द सब्सटेंस, द ड्रग ऑफ अब्यूज और मेडिकेशन एंड अदर मेडिकल कंडीशन, यानी कि अगर ये आगे हम पढ़ेंगे कि सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। नंबर 1, अ प्रेजेंस ऑफ 1 और बोथ ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, यानी कि डिलीजन और बोथ से सिम्टम्स क्या हैं, डिलीजन एंड हेलुसिनेशंस, यानी कि प्रेजेंस यानी कि मौजूदगी है डिलीजन की या हेलुसिनेशन की, दोनों भी मौजूद हो सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी मौजूद हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि नाम से इजारा था सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, कि अगर उनकी प्रीवियस उनका हिस्ट्री देखी जाए तो इनकी हिस्ट्री में कोई ना कोई मेडिकेशन की या ड्रग की हिस्ट्री मौजूद है, कि किसी ना किसी उनकी लाइफ में पहले या उससे पहले सूनर और लेटर वो किसी ना किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व ज़रूर थे। उसके बाद है
उसके अलावा उनके अंदर डिल्यूजन और हेलुसिनेशन पाया जाता है, लेकिन उससे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको क्राइटेरिया ई में लिखी गई है कि उससे उनकी क्या होती है, उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल जो लाइफ है उनकी फंक्शनिंग बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब्स होती है। उनमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन पाए जाते हैं और उनकी रीजंस क्या होती है, कोई ना कोई बायोलॉजिकल रीजंस होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। फर्स्ट जो उसका ए है कि प्रोमिनेंट हेलुसिनेशन और डिलीजन, यानी कि क्लियर कट हेलुसिनेशन एंड डिलीजन्स पाए जाते हैं। देयर आर एविडेंस फ्रॉम द हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी फाइंडिंग दैट डिस्टर्बेंस इन द डायरेक्ट पैथासाइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ द मेडिकल कंडीशन। पैथासाइकोलॉजिकल एंड मेडिकल कंडीशन यानी कि किसी ना किस्म की मेडिकल इशू, यानी कि किसी ना किसी के उनके फिजिकल या मेडिकल इशू उनको पहले रह चुका है। द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेडिकल मेंटल डिसऑर्डर। ऐसा नहीं है कि अगर उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि अगर कोई फिजिकल डिसऑर्डर रहा है और उस डिसऑर्डर की वजह से वो कोई ड्रग्स ले रहे थे तो उसका भी साइकोलॉजिकल हो सकता है। समटाइम डिलीजन हेलुसिनेशन के पीछे बहुत सी मेडिकल हिस्ट्री होती है कि उनको कोई मेडिकेशंस की वजह से उनको उनके अंदर हेलुसिनेशन एंड डिलीजन्स पाए जाते हैं उन मेडिकेशन के इफेक्ट से। अब उससे क्या होगा कि उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल जो इम्पोर्टेंट एंड अनदर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ, लाइक उनकी फैमिली लाइफ, लाइक उनकी हेल्थ लाइफ, जैसे कि उन्होंने क्या एक्टिविटी करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे कैटटोनिया एसोसिएटेड विद अदर मेंटल डिसऑर्डर। द क्लिनिकल पिक्चर इज डोमिनेट बाय 3 और मोर और फॉलोइंग सिम्टम्स, यानी कि इसमें फॉलोइंग सिम्टम्स पाए जाते हैं जिसको हम कैटटोनिया कहते हैं। सबसे पहले साइकोमोटर एक्टिविटी, उनकी साइकोमोटर एक्टिविटी नॉर्मल नहीं रहती, जो और उनका एनवायरनमेंट से वो पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता। उसके अलावा उनका पोस्चर जो होता है अगेंस्ट, यानी कि ग्रेविटी, यानी कि उनके चलने फिरने का एक जो स्टाइल है वो नहीं रहता। उसके अलावा उनमें एक चांस रेजिस्टेंस पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा उनके जो वर्बल रिस्पॉन्सेज हैं वो प्रॉपर नहीं ठीक पा होते। उसके अलावा उनका जो यानी कि जैसे कि एक एक्सटर्नल स्टेमुलाई को रिस्पॉन्सिव, जैसे कि अगर हमसे कोई बात कर रहा है, हमें कोई हंसी वाली बात कर रहा है तो हम एक्सटर्नली स्टेमुलाई हम हंसेंगे उस बात पे, तो वो रिस्पॉन्स, ये हमारा एक रिस्पॉन्स होता है। तो ऐसे लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता। इसके अलावा जैसे कि हमारा एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि हमें किसी ने, कोई शख्स ने एक बात की तो हम फ़ौरन से अपना एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स देंगे, वो एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। आगे DSM-5 में ये डिस्क्राइब किया कि कैटाटोनिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, कि कैटाटोनिक डिसऑर्डर जो है बहुत सी मेडिकल कंडीशन की वजह से होते हैं। सबसे उनमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती हैं। सबसे पहले साइकोमोटर एक्टिविटी नॉट एक्टिवली रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट, ये कि इन्वायरमेंट से वो एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं करते। उसके अलावा है पैसिव इंडक्शन ऑफ पोस्चर हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, वो इट मीन्स कि वो प्रॉपर तरीके से अपने पाँव पे खड़े होना, चल पाना, उस तरह से नहीं कर पाते। इसके रेजिस्टेंट टू ओपोजिशन बाय एग्जाम, यानी कि वो अपनी रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाते अपने बिहेवियर में। वही चीज़ जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इधर भी वही है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क इस चीज़ का आता है। इनके पीछे जब हम मेडिकल हिस्ट्री, जब कैटाटोनिक डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन की बात करते हैं, अब जैसे पहले हमने सिम्टम्स पढ़ा, ऑलमोस्ट सिम्टम्स सारे वही हैं, वही एजिटेशन पाई जाती है, स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग है, वही है। लेकिन इसके पीछे क्या है, एक मेडिकल कंडीशन होती है कि किसी ना किसी मेडिकल कंडीशन, इससे पहले वो किसी ना किसी मेडिकल इशू का, बीमारी का शिकार हैं, जिसकी वजह से समटाइम किसी मेडिकल इशू की वजह से वो मेडिकेशंस लेते हैं। मेडिकेशंस की बुनियाद उसके मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ये आ जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमने ऑलमोस्ट शिज़ोफ्रेनिया की डिफरेंट सब टाइप्स और उनके क्राइटेरिया जो कि DSM-5 में डिस्क्राइब किए हैं वो हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। आई होप इससे पहले जो आप शिज़ोफ्रेनिया और उससे रिलेटेड सिम्टम्स और क्राइटेरिया को समझते थे, पढ़ते थे, ये उससे मुख्तलिफ है और नया है। अपने
व्यूज़ के मतलब अपने यानी कि कमेंट्स के ज़रिए हमें अपने फीडबैक देते रहें, ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर अपने लेक्चर को बना सकें। अगर इस लेक्चर में आपको मसला है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर स्लाइड में आपको बताया था कि आप अपने कमेंट के ज़रिए अपने प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं। अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और दुआओं में हमें याद रखें। इंशाल्लाह हम सिनेरियो चेंज होगा, हम लाइव जैसे कि पहले क्लास लिया करते थे वैसे लिया करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम है तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप पे करें, SMS के थ्रू बात करें या यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें, मैं हाज़िर हूँ।